नमस्कार, आप हैं IPN 7 के साथ। तब वक्त हो चला है ताबड़तोड़ खबरों का। ये देखते हैं सुपरफास्ट न्यूज। आज देश भर के तमाम सरकारी बैंक और बीमा कंपनियों के दफ्तरों में कामकाज नहीं होगा। साथ ही कई जगहों पर ट्रांसपोर्ट व्यवस्था भी ठप रहेगी। निजीकरण, ठेकेदारीकरण और खाली पदों पर नियुक्ति जैसी मांगों को लेकर 11 सेंट्रल ट्रेड यूनियनों ने देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। सरकार से बातचीत बेनतीजा रहने पर हड़ताल का फैसला हुआ है। बैंक, ऑटो टैक्सी यूनियन के अलावा कोल माइंस यूनियन भी इस हड़ताल के साथ है। हालांकि बीजेपी समर्थित भारतीय मजदूर संघ और नेशनल फ्रंट ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन ने हड़ताल में शामिल नहीं होने का फैसला किया है। कई राज्यों में राज्य सरकार के कर्मचारी भी हड़ताल में शामिल होंगे। हड़ताल का असर पश्चिम बंगाल, केरल, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु जैसे राज्यों में ज्यादा देखने को मिल सकता है। ट्रेड यूनियन नेताओं के मुताबिक हड़ताल से परिवहन, बिजली, गैस और तेल की आपूर्ति जैसी जरूरी सेवाओं पर असर पड़ सकता है। हालांकि भारतीय मजदूर संघ यानी BMS ने दावा किया है कि आम हड़ताल से बिजली, तेल एवं गैस की आपूर्ति प्रभावित नहीं होंगी, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र के बड़ी संख्या में कर्मचारी श्रम कानून में बदलाव के विरोध में हो रही हड़ताल से हट गए हैं। सरकार समर्थक इस ट्रेड यूनियन का कहना है कि सरकार ने कुछ प्रमुख मांगों को पूरा करने का जो आश्वासन दिया है, उसके लिए उसे समय दिया जाना चाहिए। इधर श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने यूनियनों से अपना आंदोलन वापस लेने की अपील की है। साथ ही उन्होंने हड़ताल के बावजूद भी यूनियनों से बातचीत जारी रखने की बात कही। दिल्ली में आज ऑटो और टैक्सी वाले हड़ताल पर रहेंगे। ये लोग केजरीवाल सरकार की नई सिटी टैक्सी योजना से खफा हैं। इस योजना के तहत सड़कों पर छोटी कार जैसे नैनो और रेवा उतारी जाएंगी। ऑटो टैक्सी संघ का कहना है कि इससे उनकी रोजी रोटी छिन जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने ये स्कीम वापस नहीं लिया तो वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। इस दौरान रेलवे स्टेशन, बस अड्डे और अस्पताल जैसी जगहों पर लोगों को ऑटो या टैक्सी मिलने में दिक्कत हो सकती है। ऑटो के अलावा काले पीले रंग वाली टैक्सियां हड़ताल में शामिल होंगी। दिल्ली की सड़कों पर करीब 90,000 ऑटो और 15,000 टैक्सी चलती है। देशव्यापी बंद के मद्देनजर नोएडा पुलिस पूरी तरह से तैयार दिख रही है। सुरक्षा का इंतजाम सख्त करते हुए पैरामिलिट्री फोर्सेस से लेकर तकरीबन 4,000 पुलिसकर्मी नोएडा में तैनात किए गए हैं। श्रमिकों ने 2013 में इसी तरह से भारत बंद का आह्वान किया था। उद्यमियों ने अपनी फैक्ट्री बंद नहीं की थी, जिसको लेकर उद्यमियों और श्रमिकों के बीच टकराव हुआ था और पुलिस फायरिंग में दर्जनों लोग घायल हुए थे। उसी घटना को देखते हुए इस बार नोएडा पुलिस ने भारी तैयारी की है। शहर को 4 जोन में बांट दिया गया है और 3 जोन तो सिर्फ फेज 2 के हैं, जहां पर सबसे ज्यादा हंगामा हुआ था। इसी को देखते हुए मंगलवार को नोएडा पुलिस ने नोएडा के सभी इंडस्ट्रियल इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला। मध्य प्रदेश ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की बुधवार को हड़ताल के चलते बैंक, बीमा आदि सभी सरकारी दफ्तरों में काम बंद रहेगा। इसी के साथ करीब 20,000 बसें बंद रहेंगी। ट्रेड यूनियन नेताओं के मुताबिक केंद्र सरकार द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के स्थान पर सड़क यातायात एवं सुरक्षा कानून 2015 लाया जा रहा है। इसी के विरोध में ये राष्ट्रव्यापी हड़ताल की जा रही है। इसके अलावा ये मांग भी की जा रही है कि केंद्र और राज्य सरकारें श्रम कानूनों में किए गए संशोधन वापस लें। साथ ही श्रम कानूनों पर सख्ती से अमल किया जाए। न्यूनतम वेतन 15,000 रूपए महीने, समान काम समान वेतन, स्थायी काम के लिए स्थायी भर्ती, ठेकेदारों पर रोक, सामाजिक सुरक्षा, रक्षा, बीमा और रेलवे में FDI का निर्णय वापस लिया जाए और लैंड बिल के मसौदे में किसान और खेत मजदूर विरोधी बिंदु हटाए जाएं। नई ट्रांसपोर्ट पॉलिसी और श्रम कानूनों में संशोधन के विरोध में हिमाचल प्रदेश में भी कॉमर्शियल वाहनों ने हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। हड़ताल में शामिल होते हुए प्रदेश में बस, टैक्सी और ट्रक यूनियन ने 24 घंटे की हड़ताल का ऐलान किया है। साथ ही ट्रेड यूनियनों ने भी सरकार की नई नीतियों के विरोध में मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश के करीब आधा दर्जन से ज्यादा मजदूर यूनियनों ने लेबर बिल वापस लेने की मांग को लेकर आज हड़ताल का ऐलान किया है। वहीं प्रदेश व्यापी हड़ताल को देखते हुए लोगों को आज भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दहेज प्रताड़ना के आरोप में फंसी राधे मां की परेशानी बढ़ती जा रही है। एक्ट्रेस डॉली बिंद्रा की शिकायत पर राधे मां के खिलाफ मुंबई के बोरीवली थाने में FIR दर्ज कर ली गई है। कभी राधे मां की भक्त रही डॉली ने शिकायत में कहा था कि राधे मां के दरबार में बहुत ही अश्लील काम होते हैं। वो भी उनके यहाँ कई बार यौन शोषण का शिकार हुई, उनके साथ अश्लील हरकत की गई। जिन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है उनमें राधे मां समेत 20 लोग शामिल हैं। इनमें राधे मां के तमाम करीबी शामिल हैं। राधे मां से जुड़ा एक सनसनीखेज खुलासा भी सामने आया है। ये दस्तावेज राधे मां के बोरीवली वाले बंगले का है, जिसकी कीमत दस्तावेजों में 75 करोड़ रुपए बताई गई है। ये बंगला राधे मां के बड़े बेटे हरजिंदर के नाम पर है। ये वो दस्तावेज है जो राधे मां के बेटे हरजिंदर ने गुलमोहर सोसाइटी में जमा कराए हैं। दस्तावेज में हरजिंदर ने अपने पिता का नाम मोहन सिंह और अपनी मां का नाम राधे मां उर्फ सुखविंदर कौर लिखा है। ऋतुबाला को हरजिंदर ने अपनी बहन बताया है। इसी तरह गौरव कुमार को अपना भाई बताया है। बता दें कि गौरव कुमार का असली नाम है टल्ली बाबा और ऋतुबाला सरीन का असली नाम है छोटी माँ। अगर हरजिंदर के इस कंसेंट लेटर को सही माना जाए तो टल्ली बाबा राधे माँ का बेटा और छोटी माँ राधे माँ की बेटी हुई।
शीना हत्याकांड की जांच कर रही मुंबई पुलिस ने उस गैराज का पता लगा लिया है जिसके मालिक को पहली बार वो कार बेची थी जिसमें शीना की हत्या की गई थी। 24 अप्रैल 2012 को सिल्वर कलर की शेवरेले कार में शीना की गला दबाकर हत्या करने के बाद कार को वर्डली के एक गैराज मालिक को बेहद कम कीमत पर बेचा गया था। मंगलवार को गैराज के मालिक और गाड़ी का इस्तेमाल करने वाले ड्राइवर को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। इस कार का ताड़देव के आरटीओ में रजिस्ट्रेशन कराया गया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस कार को गैराज मालिक ने किसी और को बेच दिया था और कुछ दिन बाद इसे खरीदने वाले शख्स ने किसी दूसरे शख्स को बेच दिया था। इस बीच रायगढ़ पुलिस ने शीना हत्याकांड में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों से पूछताछ शुरू कर दी है। रायगढ़ एसपी सुवेज हक ने मंगलवार को डिप्टी एसपी प्रदीप चौहान और पीआई सुरेश मिर्गे से करीब 4 घंटे तक पूछताछ कर उनका बयान दर्ज किया। 23 मई 2012 को रायगढ़ के जंगलों में शीना का शव सड़ी गली हालत में मिला था। उस दिन रायगढ़ के पेड़ में पुलिस के 8 जवान और अधिकारी काम पर मौजूद थे। इन सभी अधिकारियों से पूछताछ की गई। आरोप है कि रायगढ़ पुलिस ने शीना के शव को लावारिस मानकर उसे जंगल में ही गड्ढा खोदकर दफना दिया था। इस मामले में कोई केस भी दर्ज नहीं किया गया। अगर पुलिस ने उसी वक्त सही कार्रवाई की होती तो शीना हत्याकांड का सच 3 साल पहले ही सामने आ जाता। मुंबई पुलिस ने शीना के शव के सैंपल को जांच के लिए कलीना के फॉरेंसिक लैब भेज दिया है। इसके अलावा जल्द ही पुलिस फेसबुक और ईमेल मुहैया कराने वाली कंपनियों को चिट्ठी लिखकर इंद्राणी और संजीव खन्ना के अकाउंट से जानकारी हासिल करेगी। मुंबई पुलिस हफ्ते भर के अंदर इंद्राणी की बेटी विधि का बयान रिकॉर्ड कर सकती है। इसके अलावा शीना और मिखाइल के पिता सिद्धार्थ दास का बयान भी इसी हफ्ते दर्ज किया जा सकता है। पुलिस के मुताबिक सिद्धार्थ के बयान से केस में अहम सुराग मिल सकते हैं। शीना हत्याकांड में जिस सिद्धार्थ दास की चर्चा पिछले कुछ दिनों से हो रही थी, मंगलवार को वो अचानक सामने आ गया। सिद्धार्थ को इंद्राणी का पहला पति बताया जा रहा था, लेकिन सिद्धार्थ का कहना है कि वो और इंद्राणी लिव इन में रहते थे। उनकी कभी शादी नहीं हुई। सिद्धार्थ ने इस बात से इनकार नहीं किया कि शीना और मिखाइल उसी के बच्चे हैं। उसके मुताबिक 1987 में शीना पैदा हुई और 1988 में मिखाइल। सिद्धार्थ के मुताबिक 1989 में इंद्राणी उसे छोड़कर चली गई। सिद्धार्थ के मुताबिक इंद्राणी के ख्वाब ऊंचे थे और वो बहुत महत्वाकांक्षी महिला थी। सिद्धार्थ का कहना है कि 1989 के बाद से उनका इंद्राणी से कोई संपर्क नहीं है। उनका इस केस से कोई लेना देना नहीं है, लिहाजा उसने खुद को इससे अलग ही रखा। आज होने वाले कैबिनेट बैठक में सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे सकती है। बता दें कि 1 जुलाई 2015 से केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 6% की वृद्धि का प्रस्ताव है, जिस पर आज कैबिनेट की बैठक में मुहर लग सकती है। फिलहाल महंगाई भत्ता 107% है। इसके अलावा बैठक में तेल और गैस की खोज के क्षेत्र में निजी भागीदारी बढ़ाने पर भी विचार किया जाएगा। साथ ही पर्यटन के क्षेत्र में यूएई के साथ MOU साइन करने और नेफेड को दाल पर सब्सिडी के भुगतान पर भी चर्चा की जाएगी। कैबिनेट की बैठक सुबह 9:15 पर होगी। सरकार के कामकाज और जमीनी स्तर पर केंद्रीय योजनाओं का आकलन करने के लिए बीजेपी और आरएसएस की 3 दिवसीय बैठक आज दिल्ली में शुरू होगी। बैठक सुबह 9 बजे से वसंत कुंज के मध्यांचल में है। बैठक के दौरान पिछले 1 साल के कामकाज, भूमि अधिग्रहण बिल, 1 रैंक 1 पेंशन और बिहार चुनाव समेत वर्तमान में छाए हुए बड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। साथ ही भविष्य के एजेंडे पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत शामिल होंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बैठक में शामिल होने के लिए न्योता दिया गया है। दिल्ली सरकार ने मंगलवार को नौकरशाही में बड़ा फेरबदलाव करते हुए 16 IAS अधिकारियों और 3 अधिकारियों की जिम्मेदारी में बदलाव किया है। ये आदेश दिल्ली सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेंद्र कुमार ने जारी किया। मंगलवार को जिन अफसरों के तबादले किए गए उनमें सबसे चौंकाने वाला नाम दिल्ली सरकार के डिवीजन कमिश्नर अश्विनी कुमार का है, जिन्हें अब पर्यावरण विभाग का सेक्रेटरी बना दिया गया है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी के इस आदेश को लेकर एक बार फिर से उपराज्यपाल और गृह मंत्रालय के साथ दिल्ली सरकार का टकराव हो सकता है, क्योंकि इस मामले को लेकर पहले से ही उनके बीच अधिकारों की जंग चल रही है। पटेल आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे हार्दिक पटेल अब रिवर्स दांडी मार्च निकालने की तैयारी में है। गांधी जी ने दांडी पदयात्रा की थी, जबकि हार्दिक पटेल इसकी पूरी तरह उलट दांडी से अहमदाबाद तक की यात्रा करेंगे। पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा अगले 4-5 दिनों में तय होगी। आरक्षण के मुद्दे पर पटेल विधायकों से मिलकर हार्दिक उनसे अपना रुख स्पष्ट करने को कहेंगे। इस दौरान वो अपने समर्थकों के साथ गुजरात विधानसभा के 55 विधायकों को गुलाब का फूल देंगे। इधर अहमदाबाद को छोड़कर पूरे गुजरात से मोबाइल इंटरनेट से बैन हटा दिया गया है। नोएडा में डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। नोएडा के जिला अस्पताल में रोज करीब 1 दर्जन से ज्यादा डेंगू के मरीज आ रहे हैं, जिसकी वजह से नोएडा के जिला अस्पतालों में डॉक्टरों को काफी दिक्कत हो रही है। नोएडा के जिला अस्पतालों की माने तो अभी तक हॉस्पिटल में डेंगू के करीब 78 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। अस्पताल के CMS का कहना है कि बढ़ते मरीजों की संख्या से अस्पताल में काफी दिक्कत हो रही है। सोमवार को नोएडा में डेंगू से 13 साल के एक बच्चे की भी मौत हो गई थी।
अलगाववादी नेता मसरत आलम को पुलिस ने फिर गिरफ्तार कर लिया है। उसे जेल परिसर में ही छोड़े जाने के तुरंत बाद अरेस्ट कर लिया गया। बताया जा रहा है कि मसरत को सीआईडी गिरफ्तार कर पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई है। बता दें कि मसरत को जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के आदेश पर छोड़ा गया था। मसरत की पार्टी जम्मू कश्मीर मुस्लिम लीग ने आरोप लगाया कि उसे किसी अज्ञात जगह ले जाया गया है। आलम को 17 अप्रैल को श्रीनगर की रैली में पाकिस्तानी झंडा फहराने पर गिरफ्तार किया गया था। खेल मंत्रालय ने योग को खेल के तौर पर मान्यता देने का फैसला करते हुए इसे प्राथमिकता वर्ग में रखा है। साथ ही मंत्रालय ने बड़े अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में पिछले प्रदर्शन को देखते हुए तलवारबाजी को अपग्रेड किया और इसे अन्य से सामान्य वर्ग में डाला है। इसी के साथ मंत्रालय ने विश्वविद्यालय खेलों को प्राथमिकता वर्ग में रखने का भी फैसला किया है। इन खेलों के सामान्य वर्ग में शामिल किए जाने से राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खर्चा सरकार उठाएगी। वहीं साल में एक बार अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का खर्च भी सरकार उठा सकती है। बता दें कि मंगलवार को मंत्रालय ने अलग अलग खेलों के वर्गीकरण की समीक्षा की। विश्व प्रसिद्ध गीता प्रेस की मुश्किलें अभी भी दूर नहीं हुई हैं। गीता प्रेस प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच मंगलवार को हुई बातचीत बेनतीजा रही। डिप्टी लेबर कमिश्नर के यहाँ सिटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में 3 दौर की वार्ता हुई। कर्मचारी जहां अपने सभी 17 साथियों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, वहीं प्रबंधन ठेके के 5 कर्मचारियों को किसी भी कीमत पर वापस नहीं लेने पर अड़ा है। सिटी मजिस्ट्रेट बीएन सिंह के मुताबिक दोनों पक्षों में कुछ सहमति बनी है। एक बार फिर दोनों पक्ष 4 सितंबर को बैठक कर वार्ता करेंगे। उस बैठक के बाद ही प्रेस में छपाई का भविष्य तय हो पाएगा। इसी बीच मंगलवार को छात्रों ने भी गीता प्रेस के समर्थन में मार्च निकाला। कन्नौज में मुफलिसी में जूझ रहे विकलांग युवक विक्रांत के घर बिजली विभाग की बिजली गिर गई है। विभाग ने एक बल्ब और एक पंखा चलाने के एवज में 1 करोड़ रुपए से अधिक का बिल भेज दिया। बिल देखकर घर में रह रहे विक्रांत और उसकी बूढ़ी मां हैरान परेशान है और खाना पानी भूलकर उसे दुरुस्त कराने के लिए अफसरों के चक्कर काट रहा है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। वहीं इस पूरे मामले पर बिजली विभाग के अधिकारी का कहना है कि तकनीकी कारणों से गलत बिल पहुंच गया होगा, जिसे दुरुस्त करवा दिया जाएगा। उधर विक्रांत का कहना है कि पहले भी बिजली विभाग की तरफ से हर महीने 1400 से 1500 रुपए का बिल भेजा जाता रहा है। भारत ने 22 साल बाद श्रीलंका में टेस्ट सीरीज दर्ज की है। मंगलवार को तीसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने लंका को 117 रनों से करारी मात दी। 386 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मेजबान टीम 268 रन पर ही ढेर हो गई। इस जीत के साथ भारत ने सीरीज पर 2-1 से कब्जा किया। विराट के बतौर कप्तान ये पहली टेस्ट सीरीज की जीत है। आपको बता दें कि पहले मैच में श्रीलंका ने 63 रन से भारत को हरा दिया था। दूसरे मैच में टीम इंडिया ने वापसी करते हुए मेजबान टीम को 278 रनों से बड़े अंतर से हराया था। इस जीत के साथ भारत ने विदेशी जमीन पर जीत का सूखा तोड़ा है। 4 साल बाद विदेश में किसी टेस्ट सीरीज पर कब्जा किया। इससे पहले 2011 में भारत ने वेस्टइंडीज में सीरीज जीत हासिल की थी, जबकि श्रीलंका में भारत की 1993 के बाद ये पहली सीरीज जीत है। आर अश्विन को मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार दिया गया। अश्विन ने सीरीज में सबसे ज्यादा 21 विकेट झटके। साथ ही बल्लेबाजी में भी अश्विन का बेहद अहम योगदान रहा। वहीं पहली पारी में नाबाद शतक लगाने वाले चेतेश्वर पुजारा को मैन ऑफ द मैच दिया गया। ईशांत शर्मा को एक टेस्ट मैच के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। श्रीलंका के खिलाफ तीसरे टेस्ट के चौथे दिन यानी कि सोमवार को ईशांत और श्रीलंकाई क्रिकेटर्स की झड़प के मामले में आईसीसी ने ये एक्शन लिया। ईशांत अब इस महीने के आखिर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहला टेस्ट नहीं खेल पाएंगे। वहीं दिनेश चंडीमाल को एक वनडे मैच के लिए सस्पेंड किया गया। 2001 में तालिबानी नेताओं के अफगानिस्तान छोड़कर भागने के बाद उसके चीफ मुल्ला उमर को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने पनाह दी थी। ये सनसनीखेज खुलासा अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन को मिले एक ईमेल से हुआ। ये ईमेल हिलरी को उनके विदेश मंत्री के कार्यकाल के दौरान मिला था। वेनेजुएला में एक जेल में आग लगने से 17 लोगों की मौत हो गई, 11 लोग घायल हुए। मरने वालों में 8 महिलाएं शामिल हैं। राष्ट्रीय बंदी सुधार मंत्रालय के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। पाकिस्तान उत्तर पश्चिमी प्रांत में हुए आत्मघाती बम धमाके में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 56 लोग घायल हुए। आत्मघाती हमलावर ने जमरूद इलाके में उस समय खुद को उड़ा दिया जब पुलिस कर्मियों को लेकर एक वाहन उसके पास से गुजरा। यूक्रेन की राजधानी कीव में राष्ट्रवादी पार्टी के समर्थकों और पुलिस के बीच हुई झड़प में एक नेशनल गार्ड मारा गया, जबकि 140 प्रदर्शनकारी जख्मी हुए। सरकार ने आरोप लगाया है कि राष्ट्रवादी पार्टी की नीतियों से ही इस तरह के हालात बने। दिल्ली हाईकोर्ट ने शोले का रीमेक बनाने के लिए राम गोपाल वर्मा को 10 लाख का जुर्माना भरने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि 1975 की फिल्म के
किरदारों के नाम, गाने के बोल, संगीत और डायलॉग का उपयोग करने के लिए रामगोपाल वर्मा को दोषी करार दिया जाता है। कटरीना कैफ ने एक इंटरव्यू में कहा कि एक बार उन्हें अपने अभिनय के लिए नेशनल अवार्ड मिल जाए, फिर वो घर बसाने के बारे में सोचेंगी। कटरीना रणवीर से शादी के सवालों पर जवाब दे रही थीं। फैंटम की कमाई में रविवार को जबरदस्त इजाफा देखने को मिला। फिल्म ने रविवार को तकरीबन 11.94 करोड़ का बिजनेस किया। देश भर में 2600 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई ये फिल्म अब तक 33 करोड़ कमा चुकी है। सुनील शेट्टी अब एक फिटनेस चैनल शुरू करने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये चैनल इस महीने के अंत तक शुरू हो जाएगा। ये चैनल इंटरनेट और मोबाइल पर भी मिलेगा।